भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। हम सबके बीच मां भारती के लाडले हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री, पार्टी के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हम सबके बीच में मां मनसा देवी के चरणों में विराजमान पंचकमल इस कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए अपने बीच में आ गए हैं। साथ में हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, पार्टी के हमारे प्रभावशील हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश, हमारे सांसद नाग सिंह सानी जी, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय अरविंद राजू जी, संगठन महामंत्री हरियाणा भारतीय जनता पार्टी, हमारे पार्टी आदरणीय वेदपाल जी एडवोकेट, आदरणीय हमारे पार्टी के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, आज के इस पंचकमल के लोकार्पण के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री ठाकुर राजनाथ सिंह जी से निवेदन करूंगा और आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे प्रभावशील प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी, अनिल विज जी, सुभाष बराड़ा जी, आदरणीय अनिल विज जी, कौरपाल जी, हमारे मंच के नेताओं से निवेदन करूंगा उनका सहयोग करेंगे, मां भारती के समक्ष पुष्प अर्पित करेंगे और पार्टी के हमारे संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर भारत माता के। अब मैं निवेदन करूंगा वंदे मातरम के लिए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम सुब्रजोत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभासिनीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता के। सभी से निवेदन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। श्री रतनलाल कटारिया जी से निवेदन है कि वो शॉल। भारत माता के। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और वर्तमान में हमारे देश और दुनिया की लोकप्रिय सरकार में उनका समान स्वरूप हरियाणा का पगड़ी उनको स्वागत की कड़ी में निवेदन करूंगा हमारे पंचकुला के मेयर भाई कुलभूषण गोयल जी, के सपने को अंत्योदय को उनको साकार करने के लिए जिन्होंने हरियाणा हमारे महिपाल डांडा जी विधायक, भाई सुभाष सुधा जी, हरविंदर कल्याण जी विधायक, भाई लीलाराम जी विधायक, श्री राम कुमार कश्यप जी विधायक इंद्री, श्री प्रमोद विज जी विधायक पानीपत शहरी से निवेदन करूंगा वो तुरंत चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। भारत माता के। अब मैं निवेदन करूंगा रतनलाल कटारिया जी, जनता के लिए समर्पित इस पंचकमल के लोकार्पण के अवसर पर आदरणीय बड़े भाई अनिल विज जी।
परम आदरणीय भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, हरियाणा प्रदेश के बहुत ही कर्मठ 24 घंटे हरियाणा के लोगों की चिंता करने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के बहुत ही जुझारू और सारे प्रदेश में संगठन को बहुत मजबूत बनाने वाले प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों, आज का दिन बहुत मुबारक दिन है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का शुभारंभ माननीय राजनाथ सिंह जी के कर कमलों द्वारा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर चलती है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर चलती है। वैसे तो कहा जाए तो हमारे देश में केवल एक ही पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी सब कुनबे हैं जहां गैंग्स हैं। तो पार्टी को अपने काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यालय का यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं के लिए एक मंदिर है, उसका आज यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। कार्यकर्ता बंधुओं, आजादी मिलने के कई दशकों तक हमारे देश में दिशाहीन प्रगति होती रही। लोग आते रहे, जाते रहे, लेकिन देश को किस पथ पर लेके जाना है, देश को किधर आगे बढ़ना है, कहां तक हमने पहुंचना है, इसके बारे में कभी कोई विचार नहीं किया गया। पार्टियां आती रही, केवल वोट को बनाने की बात करती रही। पहली बार कोई प्रधानमंत्री आया है जो देश को बनाने की बात कर रहा है, देश को बनाने की बात कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश को आगे लेके जाना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति की दशा और दिशा को बदला है। बहुत समय तक देश में केवल भावनाओं को भड़काकर ही देश की राजनीति की जाती रही, लेकिन पहली बार है कि राजनीति विकास के नाम पर की जा रही है, देश को निर्माण करने के नाम पर की जा रही है, देश के सिस्टम को ठीक करने के नाम पर की जा रही है, पारदर्शिता से की जा रही है, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए की जा रही है, और एक साहस पूर्ण राष्ट्र कैसा होता है, जैसा पुलवामा में हमारे ऊपर हमला हुआ, तो पूर्व की सरकारों की भांति हम बैठकर देखते नहीं रहे, केवल श्रद्धांजलि देकर अपने निवास स्थानों पर नहीं चले गए। पाकिस्तान की सीमा में घुसकर हमने हमला करके बता दिया कि अब ये भारत बदला हुआ है, अब ये वो भारत नहीं है, और लोगों में
राष्ट्रीयता की भावना डालने के लिए अवसर तो पहले भी आए, पर पहले कभी किसी ने नहीं सोचा। लेकिन अब आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सारे देश को राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने, राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान किया। हम अलग अलग भाषाओं का देश हैं, हमारे अलग अलग क्षेत्र हैं, हमारे अलग अलग रीति रिवाज हैं, लेकिन इन सबको एक सूत्र में पिरोने के लिए तिरंगा से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती है। दोबारा से लोगों में देशभक्ति की भावना प्रेरित करने के लिए इस कार्यक्रम को चलाया गया। जिस भी देश में राष्ट्रभक्ति की भावना कम होने लगती है, वहां पर अलगाववाद सर उठाने लगता है, वहां पर भ्रष्टाचार सर उठाने लगता है, कई प्रकार के आचार विचार सर उठाने लगते हैं। लेकिन जिस देश की राष्ट्रभक्ति की भावना मजबूत होगी, जब हर व्यक्ति राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत होगा, तो कैसे कोई अपनी सीट पर बैठकर भ्रष्टाचार कर सकता है, कैसे वो देश के साथ धोखा कर सकता है। कभी इस दिशा में किसी ने सोचने का काम नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सोचती है। हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम देश निर्माण की राजनीति करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी देश को सबसे आगे लेके जाना चाहती है। इसलिए कार्यकर्ता बंधुओं, अभी सभी हमारे नेताओं के हमने विचार सुनने हैं, और आज बहुत ही मैं एक बार फिर आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज हमारे इस प्रदेश के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। हमारी सारी गतिविधियां हरियाणा प्रदेश में अब यहीं से नियंत्रित हुआ करेंगी, यहीं से कार्यकर्ताओं को आदेश दिए जाएंगे, और कार्यकर्ता संगठन को मजबूत बनाने के लिए और घर घर तक पहुंचाने के लिए, पार्टी की नीतियों को, पार्टी के पैगाम को हर जन तक पहुंचाने के लिए हमारा जो केंद्र होगा, जहां से हमें दिशा निर्देश दिए जाएंगे, वो ये कार्यालय होगा, पंचकमल होगा। हम सब इसको नमन करते हैं, और हम सब आज बहुत हमें खुश होना चाहिए कि आज हमारे इस केंद्र का उद्घाटन हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय निर्वित जी का, बहुत ही हम सबको एक ऊर्जा देने वाले विचार रखे। अब मैं निवेदन करूंगा हम सब कार्यकर्ताओं के मन में बसने वाले मार्गदर्शन करें आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी। बहुत ही आदर के योग्य भारत के रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ सिंह जी, जब यहाँ हम राफेल को उड़ता हुआ देखते हैं तो हमारा गर्व से सीना चौड़ा होता है, आपकी याद आती है। क्योंकि हमारा अंबाला छावनी से जहाँ अनिल विज रहते हैं, वहां से राफेल उड़ता है। जब हम अभिनंदन की वापसी को याद करते हैं तो हमारा गर्व से सीना चौड़ा होता है। जब हम बालाकोट की कार्रवाई को याद करते हैं तो हमारा सीना चौड़ा होता है। जब हम प्रधानमंत्री जी से सुनते हैं इस बार भारतीय तोपों से सलामी दी गई है 15 अगस्त पर, तो हमारा गर्व से सीना चौड़ा होता है। जब भारतीय सैनिकों को हिमालय की उस ऊंचाइयों पर से चीनी सैनिकों को हम धकियाते हुए देखते हैं तो हमारा गर्व से सीना चौड़ा होता है। ऐसे भारत के रक्षा मंत्री आज हमारे कार्यालय के उद्घाटन के लिए, जिन्होंने एक बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते नेतृत्व किया, मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और गर्व महसूस करता हूं कि हमारे कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर आप आए। हमारे मुख्यमंत्री, अंत्योदय का काम आदरणीय आपने इनको दिया था और अंत्योदय को इन्होंने अपना मिशन बना दिया। पीपीपी करके आखिरी व्यक्ति का परिवार पहचान पत्र बनाकर
आखिरी तबके में खड़े गरीब लोगों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, इसका चिंतन करने के लिए खड़े होते हैं। तो हमारे मनोहर लाल जी और उसके इम्प्लीमेंट करने के लिए दिन रात एक करते हैं, अंत्योदय मेले लगाते हैं, जिन्होंने ये मिशन बना लिया है कि समाज के आखिरी ऐसे तबकों के प्रति हम काम करें जिनको आज़ादी के फल अभी तक पहुंचे नहीं हैं। अमृत महोत्सव में इस संकल्प को लेकर चले। हमारे बीच में हमारे संगठन मंत्री रविंद्र राजू जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, बहुत जोशीले मंत्री जिनका जोशीला भाषण हमने सुना, उनको प्यार से लोग गब्बर भी कहते हैं क्योंकि वो कार्रवाई ऐसी करते हैं। ऐसे अधिकारियों के प्रति जो गड़बड़ करे तो वो अनिल जी की चपेट में अगर आ जाता, इसलिए इनका एक नाम और निकल गया है। हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय कंवरपाल जी, हमारी कमलेश टांडा जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद जिनके नेतृत्व में हमने काम किया, हमारे अध्यक्ष थे मनोहर जी के, हमारे कटारिया जी कहाँ मोबाइल में घुसे हो, तो इसलिए ऐसे हमारे यहाँ के स्थानीय सांसद, हमारे सांसद नायब सैनी जी, हमारे लोकप्रिय सांसद संजय भाटिया जी, कृष्णलाल पवार जी, हमारे राज्यसभा सांसद, पार्टी के महामंत्री भाई वेदपाल जी, मोहनलाल जी और पवन सैनी जी, इस मौके पर उपस्थित पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नौजवान भाई सुभाष बराड़ा जी, लतिका शर्मा जी और हमारे उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर जी, पार्टी के अन्य सभी अधिकारी पदाधिकारी, सभी विधायकगण इस मौके पर जो उपस्थित हैं, मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते इस कार्यालय के उद्घाटन पर जितने कार्यकर्ता पहुंचे हैं सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस पंचकमल के कार्यालय के उद्घाटन समारोह को आपने अपनी उपस्थिति से गौरवमयी बना दिया है, अनुपम बना दिया है, एक यादगार बना दिया है। आप सबका वंदन है, अभिनंदन। इस कार्यालय का नाम पंचकमल है और इस पंचकमल में पहला कमल सेवा का है। इस कार्यालय में बैठकर हम जनता की सेवा करेंगे। दूसरा कमल इस कार्यालय में संस्कार का है। हमारी पार्टी संस्कारों से चलती है, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, और यह संस्कार स्थली बनेगा। नया कार्यकर्ताओं को संस्कार मिलेंगे। हमारे कार्यकर्ता का परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, पसीना बहाते हैं देश के काम के लिए और पार्टी काम के लिए। तीसरा कमल पुरुषार्थ का है और चौथा कमल हम ट्रेनिंग लेते भी हैं और देते भी हैं, प्रशिक्षण का है। और आखिरी कमल हमारा पांचवा यहाँ जो कमल है वो तपस्वी का है, साधना का है, जिसकी कटारिया जी इजाजत मांग रहे थे कि इस जमीन पर मुझे भी इस माँ मनसा देवी के इस कैंपस में साधना की अनुमति मिल जाए कि यहाँ लगातार काम करने को ही साधना कहते हैं। आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जैसे आप हरियाणा के चप्पे चप्पे से सुपरिचित हैं, लेकिन हमारे हरियाणा की भी 5 पहचान बड़ी गजब की हैं। हमारा जवान आपकी सेना में करिश्मा करता है। हमारा किसान, जब आप कृषि मंत्री भी थे, अन्न उत्पादन में करिश्मा करता है। और हमारा खिलाड़ी पहलवान मेडल लाने में करिश्मा करता है। और एक कमल हमारा प्राचीन इतिहास का, महाभारत की भूमि और वेदों की भूमिका है। और एक कमल हरियाणा का ऐसा है कि नवीन चीजों को भी हम सबसे पहले पकड़ते हैं, चाहे आईटी का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, प्राचीन के साथ साथ नवीन को पकड़ने में भी हम गजब के। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 5 प्रण की बात की है कि हम आने वाले समय में विकसित भारत, गुलामी के विचारों से मुक्त भारत, विरासत पर गर्व करने वाले, एकता और एकजुटता को बढ़ाने वाले और नागरिक कर्तव्यों का पालन करने वाले बने। उस पंच का जिक्र भी इस पंचकमल के उद्घाटन के मौके पर करने का भाव मेरे हृदय में आया। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पंचनिष्ठाओं के साथ चलते हैं। राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, सर्वधर्म समभाव, गांधीवादी समाजवाद और मूल्यों की राजनीति, 5 का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और आदरणीय हरियाणा की तो वो एक और खास बात है, हम बड़े पंचायती आदमी हैं। यहाँ सरकारी पंचायत तो अलग हैं जो जीत के आती हैं, हम तो हर बात पे पंचायत बुलाते हैं। ये खाप की पंचायत है, ये किसी वर्ग की पंचायत है, कर्मचारी पंचायत है, छात्र पंचायत है, हर मौके पर हम पंचायती हैं। यानी हमको सामूहिकता में विश्वास है, टीम में विश्वास है। और ये कार्यालय भी ऐसी समस्त 5 चीजों के लिए जिसका मैंने जिक्र किया है, चाहे हरियाणा की पहचान है, चाहे बीजेपी की पहचान है, चाहे 5 प्रण है, चाहे 5 निष्ठाएं हैं, इन सब पर हम खरा उतरेंगे। ऐसा प्रदेश अध्यक्ष के नाते से
मुझे अपने कार्यकर्ताओं की शक्ति पर विश्वास है, भरोसा है कि ये सब करिश्मा करके दिखाएंगे आने वाले समय में भी। और पहले भी इन्होंने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। मेरा कार्यकर्ता अपना बेस्ट देता है और औरों का भी बेस्ट लेता है, ऐसा ये कार्यकर्ता समूह है। मैं पुनः इस गौरवमयी मौके पर अपने अतिथि का और अपने सभी कार्यकर्ताओं का वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत वंदन है, आप सबका अभिनंदन है। नमस्कार। भारत मा- भारत माता की, भारत माता की। भाजपा के कार्यकर्ताओं का दम, भारत माता की। आज के दिन अपने देश भारतवर्ष की रक्षा करने वाले लाखों जांबाज सैनिकों का नेतृत्व जिनके हाथ में है, ऐसे हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ सिंह जी, मैं आपसे एक निवेदन इस प्रकार से भी करूंगा कि आपने इसी पंचकुला जिले के कालका क्षेत्र से हमारी उस 2019 की जो जन विकास यात्रा, उस यात्रा का जो आपने शुभारंभ किया और हम अपनी इस दूसरी पारी को बखूबी बहुत शानदार तरीके से खेल रहे हैं। आपकी उस हरी झंडी दिखाने का जो प्रताप है वो हमको मिला और हम आगे भी विश्वास करा दिलाते हैं कि इसी प्रकार हम इस यात्रा को चलाए रखेंगे। आज ये एक सौभाग्य फिर से हमको मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय पंचकमल का आप उद्घाटन करने के लिए आए हैं। इसी प्रेरणा से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आगे भी इस यात्रा को बरकरार बनाए रखेंगे। हमारे बहुत ही जुझारू संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, जिनके नेतृत्व में पार्टी दिन रात बखूबी पूरी मेहनत से सब कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। और जहां तक कार्यालयों का प्रश्न है, सभी 22 जिलों में जिलों के कार्यालय अथवा दो अपने प्रदेश के कार्यालय, जिसमें से एक रोहतक प्रदेश का कार्यालय बहुत जल्दी उसका उद्घाटन होगा और आज ये पंचकुला का भी प्रदेश कार्यालय इसका उद्घाटन होने जा रहा है। ऐसे हमारे ओम प्रकाश जी धनखड़ जी को मैं सब कार्यकर्ताओं के साथ बधाई देता हूं। हरियाणा सरकार में मेरे साथी स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री श्री अनिल विज जी, शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी, हमारी महिला एवं बाल विकास की मंत्री बहन कमलेश ढांडा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी, प्रदेश के हमारे संगठन मंत्री श्री रविंद्र राजू जी, हमारे तीन सांसद यहां पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, जिनके साथ मुझे और ओम प्रकाश जी धनखड़ इनको भी हमको काम करने का इनके साथ मौका मिला। हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष श्री रतनलाल कटारिया जी, हमारे सांसद कुरुक्षेत्र से श्री नायब सिंह सैनी जी, सांसद करनाल के श्री संजय भाटिया जी, सभी उपस्थित हमारे विधायकगण व आत्मीय कार्यकर्ता बंधुओं, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का यह अवसर बहुत ही एक सुनहरा अवसर, क्योंकि जिस कार्यालय का जो उद्घाटन हो रहा है, ये कार्यालय मात्र एक भवन नहीं है मित्रों। ईंट गारे से बनाया हुआ, सीमेंट सरिये से बनाया हुआ एक भवन, उसको कार्यालय का नाम नहीं देते हैं। हम कार्यालय का नाम देते हैं जिसमें हमारे कार्यकर्ता अपने जी जान से, खून पसीने से, अपने मन के विचार से, अपने उत्साह से, उमंग से बैठ करके काम को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता है।
इसको मंदिर का स्वरूप देते हैं, ये हमारा मंदिर है। जब यहां कार्यालय नहीं होता, पार्टी का काम तो वहां भी होता है, लेकिन घरों से जब पार्टी चलती है तो लोग उस व्यक्ति के हिसाब से पार्टी को जोड़ देते हैं कि इस व्यक्ति की पार्टी है, इस व्यक्ति की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का नाम थोड़ा नीचे हो जाता है, उस कार्यकर्ता का, उस नेता का नाम ऊपर हो जाता है। लेकिन हम चूंकि देश की एक ऐसी पार्टी है जो किसी व्यक्ति के हिसाब से नहीं, एक सिद्धांत, एक विचारधारा, इससे चलने वाली पार्टी है। इस पार्टी को खड़ा करने में हजारों लाखों हमारे कार्यकर्ता नेताओं का खून पसीना लगा है। बहुत लंबा एक इतिहास है इसका। हमारे कंधों पर आज पार्टी का काम आगे बढ़ाने का दायित्व है, तो हमको पार्टी का काम कराने के लिए एक वातावरण भी उसी प्रकार का अच्छा वातावरण चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं कार्यालय की अपनी भूमिका है। वैसे तो कहते हैं हमारी पार्टी के 5 क ये उसकी भूमिका में रहते हैं, जिसमें कार्यकर्ता है, कार्यक्रम है, कार्यालय है, कार्य पद्धति है और हमारा कोष है। कोष के बिना भी बात चलती नहीं है। तो इसी 5 क हैं जिसके ऊपर हमारी पार्टी व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ती है। लेकिन एक छठा क भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। 5 क तो किसी भी पार्टी के कार्य यानी काम के साथ जुड़े होंगे, लेकिन हमारे साथ छठा जो जिसकी चर्चा ओम प्रकाश धनखड़ जी कर रहे थे, वो है हमारा चुनाव चिन्ह कमल। वो भी एक क है। तो इस कमल का अलग अलग प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। मैं जब कभी इस कमल के चुनाव चिन्ह का किसी ने सुझाव दिया होगा, चयन किया होगा, कहीं अगर इसके ऊपर विचार किया होगा, तो उनको बहुत सराहना करता हूं इस बात की कि बड़ा सोच समझ करके कमल का जो निशान ये हमने प्राप्त किया है, लिया है। जैसा हम जानते हैं कमल जो है कीचड़ में खिलता है और कीचड़ में गंदगी भी होती है, लेकिन जब कमल खिलता है तो कमल हमने देखा होगा कि कमल की पत्तियों के ऊपर, कमल के फूल के ऊपर कोई गंदगी का कण, कोई पानी की बूंद वो टिकने नहीं देता है। इस कमल में से हमको संदेश लेना है तो हम कमल जैसे पवित्र रहेंगे और कहीं भी किसी प्रकार का कोई गलत बात हमारे साथ न चिपक जाए, कोई ऐसी अनैतिक बातें हमारे साथ न जुड़ जाए। कमल की पवित्रता के समान हम कार्यकर्ता भी पवित्र रहेंगे। बहुत फिसलन है, खास करके राजनीतिक क्षेत्र फिसलनों से भरा हुआ है। हम समय समय पर कण कण पर कई बातें सुनते हैं कि यहां ये गड़बड़ हो गई है, वहां वो गड़बड़ हो गई है। उस गड़बड़ को सुधारने के लिए उसमें भी कमल की जो जड़ है, कमल की जो बेल है, उसका भी गुण होता है। कमल पवित्र ऊपर हमको दिखता है, लेकिन कमल की जो जड़ है, कमल का जो बीज है, वो उस पानी को साफ भी करता है। जिस गंदगी में कमल खिलता है, उस गंदगी को कुछ समाप्त करने के लिए कमल की जड़ें और कमल की जो बेल है वो अपनी भूमिका निभाती है। तो हम लोग उस गंदगी को साफ करने के लिए कितने प्रकार के काम हमारी केंद्र सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रोजाना कोई ना कोई नई बात हमारे विचार को, देशभक्ति के विचार में ओतप्रोत करने के लिए। अभी हमने देखा कि जैसा स्वतंत्रता दिवस, इसको हमने इस बार अमृत महोत्सव का नाम दिया। 15 दिन पूरा देश देशभक्ति के कैसे वातावरण में हर घर तिरंगा के नाम से चला। तो ऐसे वातावरण को बदलने में, इन गंदगी को समाप्त करने में, देश में हो चाहे प्रदेश में हो, जहां जहां हमारी सरकारें हैं, हमने कितने ही ऐसे काम किए हैं इस भ्रष्टाचार रूपी कैंसर को समाप्त करने के लिए, अनैतिक कामों के प्रति सख्त रवैया अपनाने के लिए। हमने बिना पर्ची खर्ची के अगर कहीं नौकरियों देने की बात की है तो इस समाज में फैली गंदगी को साफ करने का हमने काम किया है। हमने गरीब आदमी की सेवा करने के लिए जो बीड़े उठाए हैं, जितनी योजनाएं बनाई हैं, वो भी एक समाज की जो भ्रामक स्थिति है, समाज की जो न्यून स्थिति है, उसको ठीक करने के लिए गरीब आदमी को भी मुख्य धारा में आगे बढ़ने का एक अवसर मिले, इसलिए हम काम कर रहे हैं। तो मित्रों, कार्यालय केवल मात्र भवन का उद्घाटन आज हो रहा है ऐसा नहीं है, बल्कि एक संदेश,
एक विचार, एक सिद्धांत, इसको आगे बढ़ाने में हमारी भूमिका, हमारे कार्यालय की भूमिका, इस सबको हम आज याद कर रहे हैं। तो आज के इस अवसर के ऊपर जितने भी हम काम कर रहे हैं इसके समय में मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। इसी प्रकार के हम कामों में आगे बढ़ें, आगे लगे रहें, क्योंकि आदरणीय राजनाथ सिंह जी का हमको संदेश सुनने को मिलेगा। इसलिए बहुत अधिक बोलने की आवश्यकता न होते हुए मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं और माननीय राजनाथ सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे इस कार्यालय के उद्घाटन के कार्यक्रम में आप आए, हमको आप मार्गदर्शन देंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हमेशा हमेशा आपकी बात हम सुनते रहे, आगे भी सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं निवेदन करूंगा, आज के हमारे मुख्य अतिथि खड़े होकर के तालियां बजाकर के अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ता बहनों भाइयों, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से राम राम। जब मेरे सिर पर यह पगड़ी बांधी जा रही थी तो हमारे लोगों ने यह कहा, आवाज क्लियर है ना? आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? जब मेरे सिर पर यह पगड़ी बांधी जा रही थी तो लोगों ने यह कहा कि साहब गर्मी है। आवाज नहीं सुनाई दे रही है? अरे चलिए, आंख से न दिखाई देता होगा, मुझे अपने अंतर मन से देखिए। बहनों भाइयों, जब मेरे सिर पर यह पगड़ी बांधी जा रही थी तो मेरे एक शुभचिंतक ने यह कहा मुझसे कि इतनी देर तक यदि यह पगड़ी बांधे रखेंगे तो गर्मी होगी। बहनों भाइयों, चटपट मैंने फैसला किया। हरियाणा में यह पगड़ी बांधी गई है और हरियाणा की आन बान और शान की प्रतीक यह पगड़ी है। गर्मी हो चाहे जो कुछ भी हो जाए, यह पगड़ी अपने सिर से मैं नीचे नहीं उतारूंगा। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के तेज तर्रार अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ और ईमानदारी और अपनी कार्य कुशलता के लिए माने जाने वाले यहां के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर और आपके तेज तर्रार गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री वैसे मनोहर लाल जी खट्टर ने, आपके मुख्यमंत्री जी ने बहुत सूझबूझ से काम लिया है। उन्होंने अनिल विज जी को गृह मंत्रालय भी दिया है और स्वास्थ्य मंत्रालय भी दिया है, क्योंकि यदि राज्य की कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखना है तो गृह मंत्री ऐसा होना चाहिए जिसका स्वास्थ्य पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त हो। इसीलिए गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों इनको दिया है। हमारे यहाँ के संगठन महामंत्री श्री रविंद्र राजू जी, श्री कंवलपाल जी गुर्जर मंत्री और श्री रतनलाल जी कटारिया यहाँ के क्षेत्रीय सांसद, श्री नायब सैनी जी सांसद कुरुक्षेत्र, श्री संजय जी भाटिया सांसद करनाल, श्री कृष्णलाल जी पंवार सदस्य राज्यसभा, श्री वेदपाल जी एडवोकेट महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, श्री मोहनलाल जी महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, श्री पवन सैनी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष जी भराला। बहनों भाइयों, पहले तो मां मनसा देवी की इस पवित्र स्थली को मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा प्रदेश के इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। कार्यालय का क्या महत्व है, बहुत विस्तार में जाकर मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग हमारे सामने बैठे हैं सारे के सारे लोग कार्यकर्ता हैं। कार्यालय की क्या अहमियत होती है इससे वो अच्छी तरह परिचित हैं। लेकिन मैं मानता हूं कार्यालय है ईंट पत्थर सीमेंट से बना हुआ एक केवल भवन ही नहीं होता है, बल्कि सकारात्मक संवाद और विचार प्रवाह का एक बहुत बड़ा यह केंद्र होता है। कार्यक्रमों की रचना भी होती है तो कार्यालय में होती है, नीतियां बनती हैं तो कार्यालय में बनती हैं, कोई गंभीर विचार विमर्श करना होता है तो कार्यालय से भी होता है, और यदि किसी की कोई समस्या यदि आ जाती है तो इस कार्यालय के माध्यम से सरकार को भी यह संदेश दिया जाता है कि इस समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। यह महत्व कार्यालय का हुआ करता है। और जैसा हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने कहा कि किसी भी पार्टी को चलाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए, उस पार्टी का कार्यक्रम होना चाहिए, उस पार्टी के पास कोष भी होना चाहिए, कुछ पैसे भी होने चाहिए, और उस पार्टी के पास कार्यकर्ता, कार्यालय और कोष और कार्यक्रम, ये चार प्रमुख चीजें हैं जिनका कि होना आवश्यक है, तभी कोई पार्टी चल सकती है। और मैं यह मानता हूं भारतीय जनता पार्टी, मेरे बहनों भाइयों, हिंदुस्तान में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे सर्वाधिक भिन्न पार्टी है। कोई यह दावा नहीं कर सकता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरह है। अन्य राजनीतिक पार्टियां राजनीति यदि करती हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करती है, बल्कि समाज बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है और देश बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। हिंदुस्तान की हम एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसकी अपनी एक विचारधारा है, जिसकी एक अपनी आइडियोलॉजी है, जिसने भारत की राजनीति को एक दार्शनिक अवधारणा देने का काम किया है। आप जानते हैं पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने हमको एक विचारधारा दी है, हमको एक दर्शन दिया है। दर्शन के माध्यम से ही पार्टी के द्वारा समाज में हमें कैसे काम करना चाहिए, इसके लिए हमको दिशा प्राप्त होती है। बहनों भाइयों, बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि विचारधारा पर मैं विचार व्यक्त करूंगा तो लंबा समय लगेगा। बहुत ही संक्षेप में मैं यह बतलाने की कोशिश करूंगा कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने जो हमको एक दर्शन दिया है जिससे हम दिशा पर प्राप्त करते हैं, वह दर्शन क्या है? वह दर्शन एकात्म मानववाद का दर्शन है। एकात्म मानववाद का दर्शन क्या है? एकात्म मानववाद का दर्शन ऐसा है कि राजनीति इस रूप में की जानी चाहिए ताकि समाज के रहने वाले हर व्यक्ति को सुख की प्राप्ति हो, हर व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति हो, और वह व्यक्ति यदि परमानंद की प्राप्ति करना चाहता है तो उस व्यक्ति को परमानंद की भी प्राप्ति हो। यह विचारधारा पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने दी थी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति चार चीजों को मिलाकर बना हुआ है। यह हमारे पास शरीर है जिसे हम तन कहते हैं। परमात्मा ने तन के साथ साथ हमको मन दिया है, मन के साथ साथ परमात्मा ने हमको बुद्धि दी है, और बुद्धि के अतिरिक्त चौथी चीज जो परमात्मा ने हमको दी है, हमको आत्मा दी है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा कि इन चार चीजों को मिलाकर यह मनुष्य बना हुआ है। यदि हम मनुष्य को सुखी बनाना चाहते हैं तो जब तक तन की आवश्यकता, तन की भूख को पूरा नहीं करेंगे, मनुष्य सुखी नहीं होगा। और भले ही तन की आवश्यकता को हम पूरी कर दें, मन की आवश्यकता को पूरी नहीं करेंगे, तब भी कोई व्यक्ति सुखी नहीं होगा। भले ही तन और मन दोनों की आवश्यकता को पूरा कर दें, बुद्ध की भूख को यदि पूरा नहीं करेंगे, उसकी आवश्यकता को पूरा नहीं करेंगे, तब भी कोई व्यक्ति सुखी नहीं होगा। और अंत में उन्होंने कहा, तन मन बुद्धि हम तीनों की आवश्यकता को पूरा कर दें, लेकिन आत्मा की आवश्यकता को हम पूरा नहीं करेंगे, तब भी कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। इसी दार्शनिक अवधारणा के आधार पर, इसी विचारधारा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अब आप सब यहां पर बैठे हैं, जनता के बीच जाकर आप सभी कार्यकर्ता काम करते हैं। तन की आवश्यकता कैसे पूरी होगी? तन में इंद्रियां आती हैं, शरीर आता है, पैर आता है, हाथ आता है, सब कुछ आता है। शरीर को पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, खाने के लिए अच्छा भोजन चाहिए, यानी तरह तरह की, चलने के लिए गाड़ी चाहिए।
यानी तन की भूख यदि पूरी हो सकती है, तन की आवश्यकता पूरी हो सकती है, तो उसके लिए धन धान चाहिए, यानी पैसा चाहिए, धन धान चाहिए। लेकिन यदि शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाए, शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यदि धन की प्राप्ति हो जाए, तो मन, इसकी भूख क्या होती है? हर मनुष्य चाहता है बहनों भाइयों कि भले ही हम जिंदगी भर भूखे रह जाएं, लेकिन हमारे मान सम्मान स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। इसीलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि हर शरीर की, हर तन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जहां हमें धन धान चाहिए, वहीं मन की आवश्यकता को, मन की भूख को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति को मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए। लेकिन तन को धन धान मिल जाए, मन को मान सम्मान मिल जाए, लेकिन बुद्धि हमारी पागल है, यदि बुद्धि हमारी काम नहीं करती है, बुद्धि हमारी विकृत है, हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं, तब भी हमको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा कि हमको ऐसी सरकार चलानी चाहिए जो हर तन के सुख के लिए धन धान दे सके, हर मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान दे सके, हर बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान दे सके। हमको इस रूप में सरकार चलानी चाहिए, यह पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा। चौथी चीज आत्मा। आप ये कहेंगे हम शरीर तो देख रहे हैं, तन को देख रहे हैं, मन को हम समझते हैं, हम बुद्धि को समझते हैं, लेकिन आत्मा को तो हमने कभी नहीं देखा है। बहनों भाइयों, आत्मा कहां होती है मैं यह आपको बतलाना चाहता हूं। एक यदि मां अपने नन्हे मुन्ने साल 1.5 साल के बच्चे को 4 दिन के लिए घर में छोड़कर जब बाहर चली जाती है, और 4 दिनों के बाद वह मां जब घर में वापस लौटती है, वह नन्हा मुन्ना छोटा बच्चा जमीन पर चलते हुए जब मां 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 कहकर मां की ओर दौड़ता है, और 4 दिन के बाद लौटी हुई मां जिस समय उस बच्चे को जमीन से उठाकर अपने सीने से लगा लेती है, तो उस समय जो मां को सुख प्राप्त होता है बहनों भाइयों, वह शरीर का सुख नहीं होता है, वह मन का सुख नहीं होता है, वह बुद्धि का सुख नहीं होता है, वही आत्मा का सुख होता है। इसीलिए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा, यह विचारधारा उन्होंने दी, हमें यदि सरकार चलानी है, हमें कोई व्यवस्था चलानी है, तो व्यवस्था इस प्रकार की हमको चलानी होगी ताकि हर व्यक्ति के तन को धन धान मिल जाए, हर व्यक्ति के मन को मान सम्मान स्वाभिमान मिल जाए, बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान मिल जाए, और आत्मा के सुख के लिए भगवान मिल जाए। यह बात उन्होंने कही। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि विस्तार में मुझे चर्चा करनी हो, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी हमारी सरकार है, हरियाणा में भी श्री मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमारी सरकार काम कर रही है। जहां तक हरियाणा का प्रश्न है, हम सभी जानते हैं, हरियाणा यह परिश्रमी जुझारू हमारे किसानों की धरती है, यहीं पर यह हमारे बहादुर जवानों की भी धरती है, हरियाणा प्रदेश है। और यह हरियाणा हिंदुस्तान का अकेला राज्य है। यदि बर्मिंघम में हुआ राष्ट्रमंडल का खेल, और राष्ट्रमंडल के खेलों में यदि 61 मेडल प्राप्त होते हैं, तो हिंदुस्तान का अकेला राज्य हरियाणा है जहां पर कि 20 मेडल प्राप्त यहां के नौजवानों के होते हैं। बहनों भाइयों, ऐसे यहां के बहादुर नौजवान हैं। यह इस धरती का करिश्मा है। इसीलिए मैं कहता हूं, हरियाणा की धरती यह परिश्रमी लोगों की धरती है, यह पराक्रमी लोगों की धरती है। हरियाणा में एक समय काम करना भारतीय जनता पार्टी का कितना कठिन था, शायद इसकी कल्पना आज के कार्यकर्ताओं को नहीं होगी। बहनों भाइयों, आज के 20-25 वर्षों पहले यदि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई गांव में काम करने जाता था, कितनी यातना, कितनी जलालत इसी हरियाणा में उसको झेलनी पड़ती थी। पुराने कार्यकर्ता इस बात को अच्छी तरह समझते होंगे। आज जब पार्टी का कार्यालय यहां पर खड़ा हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आज की भारतीय जनता पार्टी की हालात को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए मुझे डॉक्टर मंगल सेन की याद आती है कि डॉक्टर मंगल सेन जी ने लगातार गांव-गांव जाकर जो है भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम किया है। मेरे बहनों भाई, लगातार 7 बार वह विधायक रहे। 7 बार विधायक रहने के बावजूद कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता था कि हमारे डॉक्टर मंगल सेन जी के दामन पे ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। बराबर हमारे डॉक्टर मंगल सिंह जी ने ईमानदारी, शुचिता को अपने जीवन में उन्होंने प्राथमिकता दी। इसीलिए भले ही भारतीय जनता पार्टी उस समय सरकार नहीं बना पाती थी,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त भी अन्य राजनीतिक पार्टियों के द्वारा डॉक्टर मंगल सेन जी को सम्मान प्राप्त था। और आज मैं कह सकता हूं, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर, कोई यह कह सकता है कि मनोहर लाल जी ने यह काम नहीं किया, वह काम नहीं किया, यह कर दिया होता तो ज्यादा अच्छा है, वह कर दिया होता तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि इनके कार्यकाल में इनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। बहनों भाइयों, कम से कम यह कोई नहीं कह सकता। इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सरकारी नौकरियों में भर्ती का जहां तक सवाल है, मैं आंकड़े उठाकर देख रहा था। इसके पहले की जो सरकारें हैं, 8 वर्षों में नहीं, 15 वर्षों में जितने लोगों को नौकरी नहीं दे पाई, उससे ज्यादा नौकरी लोगों को देने का काम हमारी सरकार ने किया है, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। बहनों भाइयों, और भी जो इस पर सवालिया निशान लगाना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आंकड़े उठाकर दें। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, वह भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। हम जो कहते हैं बहनों भाइयों, हम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की अकेली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी मानी जाती थी, चाहे लोकदल हो, कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस हो, अन्य राजनीतिक पार्टी। सारी राजनीतिक पार्टियों का अपने जीवन में 1 बार, 2 बार, 3 बार डिवीजन हुआ है, विभाजन हुआ है। कांग्रेस पार्टी को तो 4-4, 5-5, 6-6 बार विभाजन हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान की, मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आपको फक्र होना चाहिए इस बात का कि हिंदुस्तान की अकेली राजनीतिक पार्टी यह भारतीय जनता पार्टी है। 51 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई भारतीय जनसंघ के रूप में, लेकिन इतना लंबा समय गुजर जाने के बाद भी आज तक हमारी और आपकी पार्टी का 1 बार भी विभाजन नहीं होने पाया। बहनों भाइयों, यह हम सबके लिए गौरव की बात है। वह इसलिए नहीं हो पाया कि हमारा नेतृत्व पाक साफ था, इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यह पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी एक विचारधारा है, जिस पार्टी के पास एक दार्शनिक अवधारणा है। मैं तो यह कहता हूं, अन्य राजनीतिक पार्टियों का विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि दे आर पार्टी विद डिफरेंसेस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विभाजन इसलिए नहीं हुआ कि वी आर पार्टी विद डिफरेंस, हम अन्य लोगों से भिन्न हैं, इसलिए हमारा विभाजन नहीं हुआ। और वहां तो आपस में मनमुटाव, मत भिन्नता, डिफरेंसेस इतने ज्यादा होते हैं, सत्ता के स्वार्थ के कारण, इस कारण अन्य राजनीतिक पार्टियों का विभाजन हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जहां तक प्रश्न है, बहनों भाइयों, इसके पहले भी आपने कांग्रेस पार्टी की सरकारों को काम करते हुए देखा है। पूरे कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल जो भी रहे हैं, यहां पर 50 साल, 52 साल, 54 साल जो भी रहे हैं, उनको उठाकर देख लीजिए। कभी जीप घोटाला हो रहा है, कभी बैंक घोटाला हो रहा है, कभी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो रहा है, लेकिन 8 वर्ष का समय हो गया, भारत नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे प्रधानमंत्री अथवा उनकी सरकार के किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई। यह है हमारे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ बढ़ रही। कांग्रेस के लोग कहते थे कि भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। मैं यह दावा नहीं करता कि सभी जगह से भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, मैं यह दावा नहीं करना चाहता, लेकिन जब तक शिखर पर भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, तब तक नीचे का भी भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता है। जब तक गंगोत्री पवित्र नहीं होगी, तो गंगोत्री से निकलने वाली गंगा भी कभी पवित्र नहीं हो सकती है मेरे बहनों भाइयों। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, शिखर का जो हमारा नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे हमारे यहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर हों, भ्रष्टाचार का कम से कम कोई मां का लाल उंगली उठाकर आरोप नहीं लगा सकता। इनकी सरकार के ऊपर भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि अन्य राजनीतिक पार्टियों से हम भिन्न हैं। मैं राजीव गांधी जी की एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। मैं राजीव गांधी जी के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा करना चाहता। मैं किसी प्रधानमंत्री जो पहले रहे हैं उनके खिलाफ कभी नहीं बोलता हूं। मैं बराबर इस वसूल का पालन करता हूं। लेकिन राजीव गांधी जी ने एक बार अपनी लाचारी व्यक्त की थी, बेबसी व्यक्त की थी। उन्होंने कहा, क्या करें, हम दिल्ली से 100 पैसा भेजते हैं,
लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों की जेबों में केवल 15 पैसा पहुंच पाता है, 85 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। यह राजीव गांधी जी ने कहा था। लेकिन देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का करिश्मा बहनों भाइयों, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के माध्यम से कि हमारे जो किसान भाई यहां पर बैठे हैं, 6,000 रुपया भी दिल्ली के बैंकों से निकलता है तो 6 का 6,000 रुपया आपके बैंक के खाते में पहुंचता है बहनों भाइयों। एक पैसा भी कोई मां का लाल इधर उधर नहीं कर सकता। यानी हम भ्रष्टाचार पर काबू पाना चाहते हैं, केवल भाषण देकर भ्रष्टाचार पर काबू नहीं पाया जा सकता। व्यवस्था में हमको परिवर्तन करना पड़ेगा और वह व्यवस्था में परिवर्तन की शुरुआत हमारी यह सरकार ने कर दिया है। हमारी सरकार की यह कोशिश है समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसका सशक्तिकरण होना चाहिए। हर इंसान यदि सोचेगा कि नहीं हमारा ही सशक्तिकरण होना चाहिए, नहीं, हमको नीचे की तरफ देखना पड़ेगा। भारत को यदि हम ताकतवर भारत बनाना चाहते हैं तो समाज की अंतिम सीढ़ी पर जब बैठा हुआ व्यक्ति है उसका भी ताकतवर बनना आवश्यक है, उसका भी शक्तिशाली बनना आवश्यक है। आज जो कुछ भी हमारे देश में हो रहा है, हमारी सरकार जो कुछ भी कर रही है, उससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। कोरोना का संकट आया, क्या कभी कोई यह कल्पना कर सकता था? कोरोना के संकट के दौरान भारत के अन्य राज्यों से लोग भाग रहे थे, रोजी रोटी की कमाई का संकट पैदा हो गया था। उस समय हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री ने यह फैसला किया, जब तक यह कोरोना समाप्त नहीं हो जाता, जब तक उनको रोजगार का अवसर प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक हम उनके मुफ्त में राशन मुहैया कराएंगे बहनों भाइयों। और आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराने का काम यदि कोई सरकार कर रही है तो हमारी सरकार चल रही है। मैं हरियाणा राज्य को भी बधाई देना चाहता हूं। किसानों की चिंता जिस तरीके से इन्होंने की है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के किसी राज्य ने नहीं किया है। मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। हिंदुस्तान का अकेला राज्य हरियाणा है। भले ही यहां के कुछ लोग कहते होंगे किसानों के लिए कुछ न हुआ हो, कह सकते हैं हमारे विरोधी, लेकिन हिंदुस्तान के किसी राज्यों में 14 फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता है। दिया जाता है तो केवल हरियाणा में दिया जाता है बहनों भाई। और लोग कहते हैं समर्थन मूल्य देने में भ्रष्टाचार होता है। कई राज्यों की शिकायतें रहती हैं, लेकिन 72 घंटे में किसानों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस का पैसे का भुगतान होता है। कि हरियाणा राज्य है बहनों भाइयों जहां पर 72 घंटे में लोगों के पैसे का भुगतान होता है। हमारे प्रधानमंत्री ने वह करिश्मा किया है बहनों भाइयों, 2022-2023 समाप्त होते होते हिंदुस्तान का एक घर भी नहीं होगा जो कच्चा बना हो। एक घर नहीं ऐसा बचेगा जो कि पक्का न बना हो। यह हमारे प्रधानमंत्री आज उस काम को किया। क्या कोई ऐसी संवेदनशील सरकार थी कभी चिंता की हो कि हमारी माताओं बहनों को नित्य क्रिया के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर में शौचालय होना चाहिए? क्या शौचालय बनाने की बात किसी ने सोची? पहली बार हमारी सरकार ने बहनों भाइयों इस काम को किया है। आयुष्मान भारत कार्ड के तहत झोपड़ी में रहने वाला भी कोई व्यक्ति क्यों न होगा, गरीब से गरीब कोई व्यक्ति क्यों न होगा, यदि आयुष्मान भारत का कार्ड है तो 5 लाख रुपए तक का उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा। दुनिया में मेरे बहनों भाइयों कहीं योजना नहीं है, यह योजना है तो केवल भारत में। ऐसी ऐसी योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई है। बहनों भाइयों, राजनीति में मैं जानता हूं लंबे समय से नेताओं ने बहुत सारे वादे लोगों के साथ किए हैं। आंशिक रूप से भी अपने वादों को पूरा कर दिया होता तो हमारा भारत आज के 25-30 साल पहले ही दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया होता। लेकिन लोगों की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं के प्रति एक विश्वास का संकट गहरा हो गया। भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है मेरे बहनों भाइयों। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो हम कहते हैं वह करते हैं। मुझे याद है पहली बार 2014 में जब चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था। जिस समय हमारा घोषणा पत्र बन रहा था, उस समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हमारे नरेंद्र भाई मोदी थे। उन्होंने कहा, अध्यक्ष जी
देख लीजिएगा चुनावी घोषणा पत्र में कहीं कोई ऐसी बात न हो जिसको पूरा न किया जा सके। मैंने समझ लिया कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है जो इस बात की चिंता कर रहा है कि हमारी कथनी और करने में अंतर नहीं होना चाहिए, इसीलिए वह कह रहा है कि घोषणा पत्र में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसे हम पूरा न कर सकें। दूसरी बार जब 2019 में चुनाव बना, उस समय भी मोदी जी ने कहा घोषणा पत्र बनाएगा यदि कोई तो राजनाथ जी ही घोषणा पत्र बनाएंगे। और इस बार भी जब मैं घोषणा पत्र बना रहा था तब भी उन्होंने कहा कि राजनाथ जी ध्यान रखना है हम लोगों को कि कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए, कहीं कोई ऐसी बात न हम उसमें लिख दें जिसको हम पूरा ही न कर पाए। इतनी चिंता, भारत की राजनीति में विश्वास का संकट किसी भी सूरत में न पैदा होने पाए। मैं 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। हम लोग 1951 से 1951 जब से भारत में हम लोगों ने राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की है, बराबर कहते आए हैं जम्मू कश्मीर को जो धारा 370 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है, यदि हमारी सरकार बन गई तो चुटकी बजाकर हम इस धारा 370 को समाप्त कर दें। बीच में सरकार बनी लेकिन बहुमत नहीं था, चाहते हुए भी इस काम को हम नहीं कर पाए। लेकिन बहनों भाइयों, जिस दिन आपने भारत की संसद के दोनों सदनों में हमको बहुमत दे दिया, आपने देखा चुटकी बजाकर हमने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है, जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। यह काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। नागरिकता कानून यानी भारत का जब विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान के रूप में, हमारे जो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी जो पाकिस्तान में रह गए थे, उनका उत्पीड़न हो रहा था। भारत आना चाहते थे, भारत आने की इजाजत नहीं दी जाती थी। बहनों भाइयों, मैं गृह मंत्री था उस समय, उसी समय मैंने वह बिल तैयार कर दिया, लेकिन संसद के दोनों सदनों में बहुमत न होने के कारण वो नहीं पारित हो गया। लेकिन जब अमित शाह जी गृह मंत्री बने तो उस समय संसद के दोनों सदनों में हमारा बहुमत था, वह कानून पारित हो गया। ऐसे ही हम लोग राम मंदिर की बात करते थे तो लोग कहते थे ये भारतीय जनता पार्टी वाले केवल राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर चिल्लाते हैं केवल वोट पाने के लिए। बहनों भाइयों, हम जनता की आंखों में धूल झोंक कर वोट नहीं हासिल करना चाहते, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर हम वोट हासिल करना चाहते हैं, उनका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। आपने देखा आज अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है। बहनों भाइयों, यह चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। जो हमने कहा है वो हमने किया है। और आज हमारे प्रधानमंत्री का नारा है कि भारत को हमको आत्मनिर्भर बनाना है। रक्षा मंत्री के रूप में आप सबके सामने यहां पर मैं खड़ा हूं। बहनों भाइयों, पहला यकीन तो दिलाना चाहता हूं, पूरी तरह से आश्वस्त रखना और देश की जनता को भी आश्वस्त रखना कि कोई मां का लाल हमारी भारत का मस्तक नहीं झुका सकता, हमारी भारत माता के मस्तक को कोई झुका नहीं सकता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अभी तक हमारे सेना के जवानों को दुनिया के दूसरे देशों से टैंक, तोप, मिसाइल, गोली, बारूद, बंदूक, यह सब दुनिया के दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राजनाथ जी अब भारत में ही क्यों न बनाया जाए, भारत में यह सब सारी चीजें बननी चाहिए। उन्होंने कहा मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ, और मेक फॉर वर्ल्ड, और सारी दुनिया के लिए बनाओ तो भारत में ही बनाओ, दुनिया के दूसरे देशों की धरती पर नहीं बनना चाहिए। यह हम सब लोगों ने संकल्प किया। और आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जिस समय हम लोगों की सरकार बनी थी उस समय केवल 900 करोड़ रुपए का सामान, रक्षा का सामान, डिफेंस का सामान हम दुनिया के दूसरे देशों को भेजते थे। आज हम इतने ही दिनों में 13,000 करोड़ रुपए का सामान दुनिया के दूसरे देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहनों भाई, ये हमारी ताकत बड़ी है। हमने एक आदेश जारी कर दिया है, 310 चीजें, जिसमें बंदूक भी शामिल है, टैंक भी शामिल है, गोले बारूद भी शामिल हैं, सबके बारे में मैंने तय कर दिया है कि यह 310 आइटम एक निर्धारित समय के बाद किसी भी सूरत में दुनिया के दूसरे देशों से आयात नहीं किए जाए। दुनिया के दूसरे देशों में जाता हूं, वहां के लोगों से बातचीत होती है, वो लोग कहते हैं साहब मेरा सामान खरीद लीजिए। मैंने कहा नहीं, आप आइए, आप भारत में आइए, भारत की धरती पर बनाइए,
भारतवासियों के हाथ से वह सब सारी चीजें, यह मैं चाहता हूं और उन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। और जहां तक भारत के सेना के जवानों का प्रश्न है बहनों भाइयों, हर व्यक्ति को भारत के सेना के जवानों पर नाज होना चाहिए बहनों भाइयों। भारत और चीन के बीच भी जिस तरीके से संघर्ष चल रहा था 2020 और उसके बाद हमारे भारत के सेना के जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है बहनों भाइयों, यदि पूरी जानकारी आपको दे दी जाए तो आपका सीना अपने आप चौड़ा हो जाएगा। ऐसे सारे जवानों का हाथ उठाकर तालियां बजाकर अभिनंदन किया जाना चाहिए मेरे बहनों भाई। अद्भुत काम किया। हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ रही है। सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए किसी देश की है तो आपको इस पर नाज होना चाहिए। किसी देश की अर्थव्यवस्था सभी दुनिया में सबसे तेजी से इस समय बढ़ रही है तो वह भारत की बढ़ रही है। हमारे यहां के नौजवान स्टार्टअप्स के बारे में जानते हैं? कितने नौजवान स्टार्टअप्स के बारे में जानते हैं? जरा हाथ उठाइए। कम लोग हैं। पहले जब मोदी जी की सरकार बनी थी तो 400-500 स्टार्टअप्स थे जो अपना काम कर रहे थे। आज आपको खुशी होगी कि उनकी संख्या, नौजवानों की संख्या, स्टार्टअप चलाने वालों की 400-500 से बढ़कर वो 75,000 तक पहुंच गई है बहनों भाइयों। यह इस प्रकार से हुकूमत चलाई जाती है। मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग दुनिया के दूसरे देशों में होती है। मोबाइल बनाने का काम सर्वाधिक, मोबाइल यदि कहीं पर बनती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है तो भारत में होती है बहनों भाई। एक नया गवर्नेंस का मॉडल, सरकार चलाने का मॉडल यदि किसी ने दिया है बहनों भाइयों तो हमारी सरकार ने दिया है। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। हमारे जो स्टार्टअप चलाने वाले हैं, आपको जानकर यह खुशी होगी, उनमें से 105 ऐसे हैं कि 1 बिलियन यानी 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की उनकी पूंजी उनके पास हो गई है। काम शुरू किया था करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़। यह है आज भारत की ताकत। भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। लगभग 400 अधिक फॉर्च्यून 500 कंपनियों के दफ्तर भारत में खुल गए हैं बहनों भाई। सारी दुनिया ही आ रही है, यही काम कर रही है। और मनोहर लाल जी खट्टर, मुख्यमंत्री जी को और उनकी पूरी कैबिनेट को मैं बधाई देना चाहता हूं। क्या सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने वाला सबसे अग्रणी राज्य यदि कोई है तो आपका यह राज्य हरियाणा है मेरे बहनों भाइयों। इसके लिए भी मैं आप सबको अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। और हमारी यह सरकार, मैं मानता हूं कि यहां के परिश्रम के परिणाम स्वरूप यहां की अर्थव्यवस्था एक नई छलांग लगाने के लिए तैयार है। आज जब मैं 20 अगस्त को आप सबके बीच खड़े होकर मैं बोल रहा हूं तो बहनों भाइयों, कांग्रेस ने यह वादा खिलाफी की थी। इसके लिए मैं दूसरा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। चौधरी चरण सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया चौधरी चरण सिंह को, लेकिन 23 दिन के अंदर ही चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से बाहर करने का काम भी यदि किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया बहनों भाइयों। यह है कांग्रेस पार्टी का चरित्र। हमको इसको किसी भी सूरत में नहीं भूलना चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भी कुछ बातें कहना चाहता हूं। आप सब यहां पर, मुझे बतलाया गया है कि जिला कार्य समिति के लोग भी यहां पर बैठे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए। मैं चाहे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, बड़े से बड़े पद पर रहा बहनों भाइयों, कार्यकर्ताओं से मैंने कभी अपना रिश्ता नहीं तोड़ा है। कार्यकर्ताओं से अच्छे मधुर संबंध बनाकर रखो। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान, स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। आज आप हैं, कल आप नहीं रहेंगे। जो कल थे आज नहीं हैं, और जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। यह आने और जाने, होने और न होने का यह क्रम चलता रहेगा, लेकिन हम हैं, हम ही रहेंगे। यह भ्रम भी पलता रहेगा बहनों भाइयों। तो यह भ्रम किसी भी सूरत में नहीं पलना चाहिए। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं। इसलिए आप सब इस बात का ध्यान रखें। और यह बात आप सभी कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं इसलिए मैंने यह कही है।
या आपकी जिले स्तर पर भी कार्यकर्ता जो काम कर रहा है उसको भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। कार्यकर्ताओं से रिश्ते नहीं टूटने चाहिए। हमारे पास यदि मैं बाहर रहा अथवा नहीं रहा, यदि कोई पहुंचता है तो समय निर्धारित है, समय निकालकर घंटे 1.5 घंटे उनसे मैं मिलने की कोशिश करता हूं, भले ही 10 दिन के बाद में। तो आप क्यों नहीं जिले स्तर पर क्यों नहीं मिल सकते, मंडल स्तर पर क्यों नहीं मिल सकते? यह प्रयत्न आपके द्वारा भी किया जाना चाहिए। और बहनों भाइयों, इस हरियाणा का जहां तक प्रश्न है, हरियाणा की मिट्टी अजीबोगरीब मिट्टी है, शौर्य और पराक्रम की मिट्टी से मैं मानता हूं, इस धरती को मानता हूं। और यहां पर एक कहावत है, मैं थोड़ा सा उसको भूल रहा था कहावत को, अगेती फसल और अगेती मार, अगेती फसल और अगेती मार, करणिया की होवे ना कदी भी हार। यह कहावत मालूम है? जिसने फसल पहले बो लिया और जिसने पहले आक्रमण कर लिया उसकी कभी हार नहीं होती है। 2024 का चुनाव आ रहा है, उसमें सबसे पहले काम यदि शुरू करना है तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रारंभ करना है बहनों भाइयों। और हमको यह संकल्प लेकर चलना है कि पिछली बार के चुनाव में जितनी सीटों पर हमने कामयाबी हासिल की थी उससे अधिक सीटों पर हम कामयाबी हासिल करेंगे। आज के इस अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए इस कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणा के सभी कार्यकर्ताओं को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, उनकी पूरी टीम और इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर और उनकी पूरी टीम को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। लिए देश हित के लिए, जन कल्याण के लिए जो पंचकमल जो कार्य